नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई अंकित एटा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 17वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद रहेंगे उनको एक साथ ट्रिक से याद करेंगे। इसके अलावा उन अनुच्छेदों को डिटेल में भी हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस टॉपिक से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे और इस टॉपिक का आपका लगभग कोई भी ऐसा तथ्य नहीं रहेगा जो बाकी रह जाएगा इस क्लास के बाद में। और जो भारत के अभी तक राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे इस क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति आखिरकार होता कौन है? राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। बात की जाए एक्चुअल में जो भारत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक रूप से जो संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं वो किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को दी गई हैं। लेकिन वास्तविक में कौन है? तो वास्तविकता में आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भारत का? तो राष्ट्रपति है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो पद है भारत में सर्वोच्च पद है, ठीक है। इससे ऊपर कोई भी पद नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पद है और ये राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। जो आपकी सेनाएं हैं भारत की, जो आपकी तीनों सेनाएं हैं, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों का प्रमुख आपका राष्ट्रपति रहता है। चलिए बात करते हैं हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है वो है आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में आपका क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इस शब्द का जो जिक्र है, भारत के जो राष्ट्रपति का जो पद का जिक्र है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 में आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो आपकी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। सीधी सी बात है। आपसे कोई पूछ ले कि कार्यपालिका का प्रमुख भारत में कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो आपके अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। बात करते हैं हम अनुच्छेद 54 की। तो अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र किया गया है आपके अनुच्छेद 54 में। यानी कि किस तरीके से आपके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का गठन होता है। निर्वाचक मंडल के गठन होने के बाद राष्ट्रपति के लिए आपका कौन कौन वोट करता है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है, ठीक है। किस तरीके से आपका फिर राष्ट्रपति चुना जाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए आपके लिए कौन कौन वोट करता है। तो इसके लिए आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य। इनके लिए कौन वोट नहीं करता है? तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं आपके किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि जिनका मनोनयन किया होता है। निर्वाचन से क्या मतलब है? आप वोट डाल के उनको चुन रहे हैं, ठीक है। मनोनीत क्या है? मनोनीत किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अच्छा होता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा राज्यसभा में उनको भेज दिया जाता है, राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वही वोट करेगा। तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जो विधानसभा के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे, ठीक है। वोट करने के बाद फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। आगे है आपका अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का जिक्र किया गया है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में किस प्रकार की मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आपका लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप किसी सांसद को चुनने जा रहे हैं, तो आप जाएंगे उस सांसद को वोट करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रेफरेंस देनी पड़ती है। प्रेफरेंस से मतलब क्या है? जैसे आप लोकसभा का जान लीजिए, लोकसभा में आपके तीन लोग हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक को चुनना है तो आप मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को वोट डाला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? इसमें आपको करना पड़ेगा, मान लीजिए तीन लोग हैं,
3 लोग हैं और राष्ट्रपति का चुनाव के लिए, तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि हम पहले नंबर पर इस व्यक्ति को रखेंगे, दूसरे नंबर पर इस व्यक्ति को रखेंगे और तीसरे नंबर पर इस व्यक्ति को, यानी कि आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो किस मतदान प्रणाली का आपका उपयोग होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का उपयोग होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आपको सीधी सी बात बता दूं, जैसे कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जो अगला राष्ट्रपति जो चुना जाएगा, जो अगला राष्ट्रपति अपनी शपथ लेगा, तब तक जो पूर्व जो पहले का जो राष्ट्रपति है वो बना रहेगा, ठीक है, इस तरीके का प्रावधान रहता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का जिक्र है। तो एक बार राष्ट्रपति के बाद बनने के बाद भी आपका दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आपका यूएसए में क्या है, तो व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा आपके 2 बार राष्ट्रपति रहे, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके भारत में सिर्फ एक व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, वो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र है। राष्ट्रपति की किस किस योग्यता, मतलब कोई व्यक्ति की क्या क्या योग्यता होंगी जिसके ज़रिए वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होगा। बात करते हैं, सबसे पहला जिक्र है राष्ट्रपति जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वह भारत का नागरिक हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके लिए नहीं है कोई विदेशी नागरिक आपका अप्लाई कर सकता है, अप्लाई क्या मतलब योग्य नहीं हो सकता है। तो भारत का नागरिक होना सबसे मूल आपकी योग्यता है राष्ट्रपति की। दूसरे नंबर पर आता है व्यक्ति की जो उम्र है 35 वर्ष की हो, ठीक है। व्यक्ति की जो आयु है 35 वर्ष की हो मिनिमम, मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है, आपकी अधिकतम कितनी भी आयु हो सकती है, लेकिन जो निम्नतम है वो आपकी 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए आयु रहने वाली है। तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये आपका तीसरी योग्यता है। चौथी योग्यता है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से क्या मतलब है? लाभ के पद से ये मतलब है वो किसी भी यानी कि अभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का आपका वेतन नहीं प्राप्त कर रहा हो, इससे मतलब है लाभ के पद पर ना होना। बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। ये हो जाता है आपके लाभ के पद पर ना होना। बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उसका जिक्र किया गया है आपके अनुच्छेद 59 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का जिक्र है कि आपका राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको शपथ किस तरीके से दिलाई जाती है, तो इसका अनुच्छेद 60 में जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो इसकी अनुपस्थिति में आपका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेगा। आगे हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग समझिए आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग से क्या संबंध है? जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पद पर है और उसको लगता है या उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि असंवैधानिक है, तो उसको अपने पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहलाता है। बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, के द्वारा आपका इस एक्ट को लाया जा, मतलब इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है किसी भी सदन के द्वारा, सीधी सी बात ये है। तो कैसे शुरू की जाती है? तो महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना, ठीक है, लिखित सूचना दी जाती है कि भाई इस तरीके से आप इस आरोप में लिप्त हैं या कोई भी चीज़ है बताई जाती है, और ये एक मतलब 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस बात को मतलब किसी ये प्रक्रिया शुरुआत में जब लगाई जाती है किसी भी सदन से की जा सकती है, आपके लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से, ठीक है। उसको 14 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई आप पर ये प्रक्रिया लगने वाली है या इस उसमें वो है, आप अपना वो दीजिए पूरी तरीके से। इसमें संसद क्या है? संसद एक न्यायिक रूप से काम करती है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ये कहलाती है।
जिस समय ये महाभियोग चलता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब वो व्यक्ति आएगा, राष्ट्रपति जो होगा अपना पक्ष रखेगा, ठीक है, कि हाँ ये बात है। उसके बाद संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। ठीक है, फिर वोट किया जाएगा। 2/3 सदस्य अगर इस प्रस्ताव के बहुमत में रहते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति को, इस राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना चाहिए, फिर उसके बाद ये दूसरे सदन में जाता है। ठीक है, दूसरे सदन में भी आपका 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से अगर ये पास हो जाता है, लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देगा। तो ये रहती है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें पहले जब सदन में जाता है तो 1/4 ये किसी भी सदन में जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन जब दूसरी प्रक्रिया आती है जिसमें कि 2/3 विशेष बहुमत रहता है, ये लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए, तब ये राष्ट्रपति पर आपका महाभियोग लगता है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां और अधिकारों की बात करेंगे। राष्ट्रपति के सबसे पहले जान लेते हैं अधिकार और शक्तियों में आपकी राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्तियां देता है, उनके क्या क्या अधिकार रहते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति देने का काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी वकील होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जितने भी आपके न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भी बड़े बड़े पद होते हैं आपके, उनकी सबकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा 5वें पर आ जाता है राज्यपाल। भारत के राज्यों के जितने भी राज्यपाल रहते हैं उन सभी की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, बार बार इनका जिक्र किया जा चुका है, तो उनको हमने जान लिया। इन सभी की नियुक्ति आपके भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी और कानूनी शक्तियों के बारे में जान करेंगे, यानी कि विधायी रूप से उसकी क्या शक्तियाँ रहती हैं और कानूनी रूप से क्या शक्तियाँ रहती हैं। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किसी भी विधेयक पर किसी विधेयक को कानून बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई मान लीजिए कोई प्रस्ताव आता है लोकसभा में कि हम इसे कानून बनाना चाहते हैं, लोकसभा से भी पास हो जाता है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है, लेकिन तीसरा जो स्तर आता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रहते हैं। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरा आता है राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे हम बात करेंगे लोकसभा को भंग करने का अधिकार। ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास है, तो आपके राष्ट्रपति के पास है। मान लीजिए लोकसभा में किसी भी पार्टी की सरकार है और अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया विपक्षी पार्टी के द्वारा, और वो प्रस्ताव में पूरा विश्वास प्राप्त नहीं कर पाती है जो सत्ताधारी पार्टी है, और उतने बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है जितना कि उसे चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और जो लोकसभा है उसको भंग करने का काम कौन करेगा, तो आपका राष्ट्रपति करेगा। चौथा है धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है पूर्व अनुमति इन सभी विधेयकों में आपकी, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, पूर्व अनुमति समझिए आप एक तरीके से जो भारत में राष्ट्रपति का पद है वो बहुत ज़्यादा बाध्यकारी है, सरकार के दबाव में रहता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो प्रमुख है भारत का वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये पूर्व अनुमति वगैरह एक तरह का जिस पार्टी के भारत में सरकार होती है उसी का ज़्यादातर राष्ट्रपति बनता है। तो ये सीधी सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ है कि अनुमति तो मिल ही जाएगी। जिस व्यक्ति ने आपको चुना है, जिस व्यक्ति ने आपको उस पद तक पहुंचाया है, तो अब अगर उसकी नहीं करेंगे तो आपको वो हटा देगा, सीधी सी बात है। अगला है वीटो पावर का उपयोग। ठीक है, वीटो पावर का उपयोग समझिए, कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति पद पर है तो जब विधेयक को पास करने का उसको दिया जाता है कि आप ये विधेयक पढ़िए, आपको इसको पास करना है या कुछ भी है, तो उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो इस विधेयक पर वीटो पावर का उपयोग कर दे, यानी कि उस पर कोई भी जवाब ना दे, उसको अपनी जेब में रख ले, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका वीटो पावर का भी उपयोग कर सकता है। छठवां है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास एक अनुच्छेद 123 के तहत आता है। ठीक है, किसी भी मान लीजिए कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो वो अध्यादेश जारी कर देगा
कि भाई ये है, तो अध्यादेश आगे चलकर कुछ समय बाद वो कानून का रूप ले लेता है 6 माह के बाद। तो अध्यादेश जारी करने का आपका अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आगे हम बात करेंगे संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। मैंने आपको बताया था संसद में दो तरीके से आपका सदस्य आते हैं, निर्वाचन और मनोनयन से मनोनीत होके आते हैं। तो राज्यसभा के जो चुनाव में कौन आपके वोट करते थे? तो निर्वाचन वाले करते थे, लेकिन मनोनीत वाले नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या है, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। ठीक है, मनोनीत कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको वो वोट नहीं करेगा, मैंने आपको पहले बताया था। तो इनका मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। 2 आंग्ल भारतीयों को भी मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन 104 संविधान संशोधन के तहत ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। आगे हम जानेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में। सैन्य शक्तियों की बात करें तो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है आपका, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, या आपकी वायु सेना हो। तीनों सेना का जो कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। आगे हम बात करेंगे क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराधी के दंड को कम किया जा सकता है या उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा बहुत से जब किसी भी मुकदमे में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे आप मान लीजिए निर्भया कांड मान लीजिए, तो फिर उसके द्वारा अर्जी लगाई जाती है क्षमादान की, किससे? तो राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, किसी की व्यक्ति की सज़ा को क्षमा कर सकता है या उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल, अगर कोई भी अगर ऐसा स्थिति आती है जो गंभीर हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देश में लगने वाला आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा ही लगाए जाते हैं। 3 प्रकार से देश में आपातकाल लगते हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल 352, दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन 356, तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल 360। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 352 और 356 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में, मतलब जिसमें ऐसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल 352 की, तो ये देश में अभी तक 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार लग चुका है। सबसे पहले लगा था भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तब, दूसरी बार लगा था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब, और तीसरी बार लगा था 1975 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1975 में तीसरी बार लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। आंतरिक अशांति इसका मुख्य कारण रखा गया था। आप जानते होंगे इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति इसका मुख्य कारण रखा था कि देश में आंतरिक अशांति है, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, देश में आपातकाल लगा रहे हैं। जिसके बाद 21 महीने तक, कितने समय तक? 21 महीने तक आपातकाल की स्थिति देश में रही थी। और 1977 में आपका फिर से चुनाव हुए और 1977 में आपकी जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसने कुछ चेंजेस किए, जैसे इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना उस समय आपका आपातकाल लगा दिया जाता था, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि मंत्रिपरिषद की सलाह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति से कोई मतलब नहीं है, आप कोई व्यक्ति कहते हैं आंतरिक अशांति है तो इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तभी एक मजबूत कारण बनेगा आपका आपातकाल लगने का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति संबंधित, 123 और 143। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश को घोषणा करने की शक्ति है, मैंने आपको पहले बताया था। 143 में आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से आपका परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति किसी भी न्यायिक विषय में। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे। आगे हम बात करेंगे, अभी तक हमने राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद से हमने डिटेल में पढ़ा किसमें क्या था। अभी हम थोड़ा सा ट्रिक से जान लेंगे जिससे कि आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन से अनुच्छेद में आपका किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो ट्रिक है आपकी पकानी कोका, ट्रिक है आपकी पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है जिससे कि आप राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद याद कर सकते हैं। पकानी कोका द्वयोदशम, पका से मतलब है, पा से मतलब आ जाता है आपका पद, यानी कि अनुच्छेद 52 में आपका इस तरीके से कर सकते हैं आप, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, इस तरीके से एक एक शब्द को आप इसमें ले सकते हैं। तो पा से आ जाता है आपका पद। ठीक है, पा से क्या आ जाता है? तो पद आ जाता है, ये आपका दिया हुआ है। का से आ जाता है कार्यपालिका का प्रधान, अनुच्छेद 53। ठीक है, और 54 में आ जाता है, नी से आ जाता है निर्वाचन, अनुच्छेद 54।
को से आ जाता है कोटा, राष्ट्रपति के जो कोटे का जिक्र है अनुच्छेद 55। और राष्ट्रपति के का से आ जाता है 56 में कार्यालय का जिक्र किया गया है। और दू से दोबारा नियुक्ति अनुच्छेद 57। यू से योग्यता अनुच्छेद 58। दा से कुछ दशाएं हैं अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 61 में माँ से आपका राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका जिक्र किया गया है आपका, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आपका जिक्र किया गया है। 56 में आप माफ़ कीजिए, 56 में आप यहाँ पर कार्यकाल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कार्यकाल, ठीक है। 56 में आपका कार्यकाल का जिक्र है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई पकानी कोका द्वयोदशम। इसमें कि आपके राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अभी तक स्वतंत्रता की बात से अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 के बीच में आपके राष्ट्रपति रहे। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 62 से 67 के बीच में राष्ट्रपति रहे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे, ठीक है। इन्हीं के शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है भारत में। तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये 1967 से 1969 के बीच में राष्ट्रपति रहे। चौथे हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है, तो ये 1969 से 1974 के बीच में रहे। फिर उसके बाद वराहगिरी वेंकट गिरी फिर 1974 से 1977 के बीच में आपके रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये जो आपके चौथे राष्ट्रपति हैं वराहगिरी यानी कि वीवी गिरी, ये 69 से 74 के बीच में रहे। यहाँ पर 74 से 77 के बीच में आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद रहे, ठीक है। 74 से 77 के बीच में फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद आपके 1977 से 1982 के बीच नीलम संजीव रेड्डी बने, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1982 से 1987 के बीच आपके ज्ञानी जैल सिंह बने, ये उस समय राष्ट्रपति जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। फिर उसके बाद आपके राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकटरमण, ये 1987 से 1992 के बीच में बने, ये उस समय थे जब भारत में आर्थिक मंदी छाई हुई थी। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 के बीच में बने, ठीक है। इसके बाद के आर नारायण आपके 1997 से 2002 के बीच में रहे। इसके बाद बनते हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 के बीच में। ये मेरे फेवरेट राष्ट्रपतियों में से एक, आप जानते होंगे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से लेकर 2012 के बीच में रही। फिर रही आपकी 2012 से 17 के बीच में प्रणब मुखर्जी। 2017 से 2022 के बीच में आपके श्री रामनाथ कोविंद रहे। आगे हम बात करेंगे वर्तमान में अभी 2022 से आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं 2022 में बनी दूसरी महिला राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू हैं। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद से, उनको भी डिटेल में पढ़ लिया। डिटेल में पढ़ने के बाद उनको अच्छे से थोड़ा ट्रिक के साथ भी पढ़ लिया। बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद की अवधि को बताता है? तो राष्ट्रपति 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है अनुच्छेद 56। तो कितने वर्ष तक रहता है राष्ट्रपति? तो 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति रहता है अपने शपथ लेने के बाद। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी आपकी 1/4 के साथ लगाई जा सकती है। बाद में जब इस पर 14 दिन का टाइम देने के बाद 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत चाहिए दोनों ही सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अगर ये दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पास
डैश के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत आपकी क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। आगे हम बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 60 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र करता है। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रपति की महाभियोग की पहल किस अनुच्छेद में की जा सकती है? मतलब किस में की जा सकती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। मैंने आपको बताया था, किसी भी सदन में 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ये किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है इसकी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है, योग्यता का ही एक पार्ट है, तो इसमें 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति की। अधिकतम आयु का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, राष्ट्रपति की कितनी भी अधिकतम आयु हो सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग, ये जो प्रक्रिया है आपके अमेरिकी संविधान से ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 60 में है, इसके तहत राष्ट्रपति आपका शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगर उसकी अनुपस्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा वो शपथ ग्रहण करता है। आगे हम बात करेंगे, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो अनुच्छेद 52 किस में जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 52। तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जो हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े थे उनको थोड़ा सा तथ्यों को उनको डिटेल में जाना, उसके बाद हमने उसके जो अनुच्छेद थे उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी जाना, पकानिकों का द्योदशम के माध्यम से। उसके बाद हमने राष्ट्रपति जाने कौन कौन राष्ट्रपति अभी तक रहे हैं, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जाना। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने चैनल जी के बाई अंकित एटा, ठीक है, जी के बाई अंकित एटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।